हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा और हिंदी ग्रामर। HPGK और हिंदी ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के आपकी वीडियो अब शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, एक दिन छोड़ के। तो आपने ये जो मॉक टेस्ट है आपके, ये कंटिन्यू आपके लिए चले रहेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह HP पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या HP पुलिस का हो, या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि आपका HPGK या HPGK या हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी पीछे अपलोड है, वीडियो को आपको दे सकते हो। आधे प्लेलिस्ट भी बना दी रखी है, वहाँ से भी देख सकते हो आप वीडियो को। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे। तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे। तो किन्नर थे, आर्य थे, दस्यु थे, या नागा जाति थे। तो पूर्व वैदिक काल में जो थे शिवालिक घाटियों के निवासी, वो दस्यु थे। दस्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं। तो आर्य को जो वो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। भोट के नाम से, राठी के नाम से, कोल्ली के नाम से, या कुलिंद के नाम से। तो आर्य को जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। कुलिंद के नाम से जो आर्य को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औदुंबर। औदुंबर किस साधु के साथ जो अपना संबंध जोड़ते हैं, मतलब औदुंबर जो एक किस साधु के साथ जो इनका संबंध जोड़ा जाता है। भृगु के साथ, विश्वामित्र के साथ, वशिष्ठ के साथ, या पराशर के साथ। तो ये विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र के साथ जो औदुंबर जो अपना ये संबंध जो है वो स्थापित करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये विश्वामित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था। तो मोहम्मद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को जो वो नष्ट किया था। तो महाकाली मंदिर को, ब्रजेश्वरी मंदिर को, ज्वालामुखी मंदिर को, या चामुंडा मंदिर को। तो जो आपकी मोहम्मद गजनवी थे, इसकी सेना ने जो नष्ट किया था वो करा था आपका ब्रजेश्वरी मंदिर को। वो मंदिर था आपका ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर ये कांगड़ा में जो है वो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेश्वरी टेम्पल। ब्रजेश्वरी टेम्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, ठीक है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय में चंबा का शासक कौन था। तो विजय वर्मन था, पृथ्वी वर्मन था, या फिर साहिल वर्मन था, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो चंबा का शासक थे वो थे विजय वर्मन। तो विजय वर्मन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विजय वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। तो नूरपुर का कौन सा शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। तो ये जसपाल थे, जगतपाल थे, भीलपाल थे, या फिर कीर्तपाल थे। तो ये कौन सा शासक था जो आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो समकालीन थे। तो ये थे आपके जसपाल। जसपाल जो थे ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, ये समकालीन थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो गुलेर रियासत है ये, गुलेर रियासत के किस राजा को शाहजहां ने जो है वो अफगान की शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो राज सिंह को दी थी, घमंड चंद को दी थी, हीरा सिंह को दी थी, या मान सिंह को दी थी। तो ये दी थी मान सिंह को। मान सिंह को तो वो जो है वो उपाधि दी थी शाहजहां ने शेर अफगान की। तो मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था। तो कांगड़ा के शासक जयचंद जो थे, इनको जो वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। तो ये औरंगजेब थे, या फिर अकबर थे, जहांगीर थे, या फिर शाहजहां थे। तो ये थे आपके अकबर। अकबर ने जो है वो कैद कर लिया था किसको, जयचंद को। तो जयचंद जो ये आपके कांगड़ा के शासक थे, इनको कैद कर लिया था अकबर ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1920 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया। तो 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल जो है वो किलेदार जो वो किसे बनाया गया। तो जगत पाल को बनाया गया था, संसार चंद को बनाया गया था, कोच कुली खान को या नवाब अली खान को। तो पहला मुगल किलेदार जो था वो कांगड़ा का वो बनाया गया था आपके नवाब अली खान को। नवाब अली खान को जो वो पहला मुगल किलेदार बनाया गया था। नवाब अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुरु गोविंद सिंह जब कुल्लू आए थे तो उस समय वहाँ का राजा जो वो कौन था। तो जब गुरु गोविंद सिंह जो पहली बार कुल्लू आए थे तो उस समय वहाँ का राजा जो कौन था। तो ये राम सिंह थे, राज सिंह थे, बहादुर सिंह थे या सिद्ध सिंह थे। तो जब गुरु गोविंद सिंह पहली बार कुल्लू आए थे तो वहाँ का राजा जो था वो थे राज सिंह। तो राज सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज सिंह थे तब वहाँ के राजा। ये थे आपका HPG के। अब आपका हिंदी ग्रामर का सेक्शन जो वो स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा जानने वाले को क्या कहा जाता है। अल्पज्ञ कहा जाता है, बहुज्ञ कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है या अज्ञ कहा जाता है। तो थोड़ा जानने वाले को कहा जाता है अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कार्य कौन सा है। कर्म कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, इसमें को भी विभक्ति आती है आपकी। अपादान से भी विभक्ति आती है इसमें। अधिकरण में और पर आता है। और संप्रदान इसमें क्या आता है, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें आता है आपका को के लिए। ठीक है, तो पहली बात यह है कि इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ भी किसी दान की बात आए तो वहाँ पे जो कारक होगा आपका वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक होगा वहाँ पे। तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है आपका, संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे आपका कारक कौन सा है, अपादान कारक। अपादान कारक कहाँ कहाँ पे यूज होता है, अलगाव के लिए यूज होता है एक तो। ठीक है, दूसरा यूज होता है आपका भय के लिए, और थर्ड नंबर पे यूज होता है आपका तुलना के लिए। एक तो अलगाव, जहाँ पर अलगाव हो रहा है, एक भय के लिए और एक तुलना के लिए। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अलग हो रहे हैं, वृक्ष से क्या है, अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है इसका। तो अलगाव की कंडीशन के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, से विभक्ति तो आती है, लेकिन जो आपका कारक यूज़ होता है वो अपादान कारक जो वो यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि अनिल अंधेरे से डरता है, अनिल को अंधेरे से भय लगता है। ठीक है, तो अनिल को अंधेरे से भय लगता है, तो अंधेरे से डर लगता है, तो डर के लिए भी आप कौन सा कारक यूज़ करेंगे, अपादान कारक जो वो यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है। तो अनिल सो रहा है, तो सोना हो गया। ठीक है, रोना हो गया, सोना हो गया, रोना हो गया, उड़ना हो गया। ठीक है, ये कौन सी क्रिया होती है आपकी, अकर्मक क्रिया होती है। अच्छा, अनिल सो रहा है, अनिल सो रहा है तो उसका सोने का असर किसी और पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे बोला कि अनिल सो रहा है, तो अनिल सो रहा है तो सोने का असर जो ये अनिल पर ही हो रहा है। जब जो काम है उसका असर जो कर्ता पर भी पड़े, कर्ता पर ही पड़े, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन जब जो काम है उसका जो फल है वो कर्ता पर ना पड़ के किसी और पे पड़े, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे अनिल सो रहा है तो इसका फल जो वो अनिल पर ही पड़ रहा है, मतलब तो ये आपका कर्म जो कहीं हो, आपका काम जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तो ये इसी पर, कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में,
ये कौन सा वाच्य है? मुझसे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, ठीक है, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आपके, वो होते हैं भाववाच्य, भाववाच्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य होंगे वो भाववाच्य होंगे। और जैसे सुरेश स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, जैसे सुरेश स्कूल नहीं जाता, तो वो आपके भाववाच्य में नहीं आएंगे, वो आपके आएंगे निषेधवाच्य के वाक्य में, ठीक है। तो नेगेटिविटी वाले आपने ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार के आएंगे कि सोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, गाया नहीं जाता, तो वो वाच्य हो जाएंगे आपके भाववाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दश है आनंद जिसके, दशानन दश है आनंद जिसके, अर्थात किसकी बात कर रहा है? ये रावण की बात कर रहा है, ठीक है। तो रावण की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि जो शब्द आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है आपका जो शब्द, वो आपका कौन सा समास होता है? वो आपका कौन सा शब्द होता है? वो शब्द होता है आपका योगरूढ़ शब्द। कौन सा शब्द होता है? योगरूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द कौन सा होता है? जिसका कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं होता, ठीक है। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। और योगरूढ़ शब्द कौन से शब्द होंगे? जो यौगिक तो होंगे, लेकिन अपने जो शब्द होगा उस अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ को प्रकट करेंगे, तो वो शब्द जो होंगे आपके, वो होंगे आपके योगरूढ़। अब दशानन ये किसकी ओर इशारा करता है? रावण की ओर। और जो भी बहुब्रीहि शब्द होगा वो आपका योगरूढ़ शब्द होगा। तो दशानन किस प्रकार का शब्द है? ये योगरूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज किस प्रकार का शब्द है? अब आपने बताना है कि जलज किस प्रकार का जो है ये शब्द है। तो जलज रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जलज जो आपका ये योगरूढ़ शब्द है, जलज योगरूढ़ शब्द है। अब कैसे योगरूढ़ शब्द है? क्योंकि ये जो जलज है अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला, ये बात हो रही है यहाँ पे कमल की। कमल के लिए ही बोला जाता है जलज। जलज सिर्फ कमल के लिए बोला जाता है। जलज होता है जल से उत्पन्न होने वाला, लेकिन जल से उत्पन्न होने वाला हर एक चीज़ आपकी कमल नहीं होती। तो जलज जो वो यूज़ किया गया सिर्फ कमल के लिए ही। तो ये जो आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। तो जलज जो आपका शब्द जो हो जाएगा आपका योगरूढ़ शब्द जो ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौरी शंकर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है आपका? तो गौरी शंकर, गौरी शंकर में कौन सा समास है? जब इसका शब्द विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा गौरी और शंकर, ठीक है, गौरी और शंकर। तो आपको पता है कि जहाँ पे आपका योजक चिन्ह आ जाए और से विभक्ति से आपका कोई शब्द बनता हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, तो आपका वहाँ जो समास होता है वो होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। तो गौरी और शंकर में कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास जो वो हो जाएगा। गौरी और शंकर द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। तो द्वंद्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जलद, जलद जो है वह जलद में कौन सा समास है? जलद, जलद अर्थात जलद, जलद किसके लिए यूज किया गया है? जल देने वाला, ठीक है, जल देने वाला अर्थात किसकी बात करी गई यहाँ पे? बादल की बात करी गई है। तो जलद में वो समास जो वो कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो जो शब्द अपने अर्थ को छोड़कर किसी और की तरफ इशारा करते हो, तो वहाँ पर जो समास होता है आपका वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पे जलद जो है इसका अपना कोई अर्थ नहीं, ये बादल के लिए यूज होता है, बादल का पर्यायवाची है जलद। अच्छा, जलद और जलज में अपना ध्यान रखना है, ठीक है, ये कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादातर। जलद होता है जल देने वाला और जलज होता है जल में उत्पन्न होने वाला। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है और जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो जलद किसके लिए यूज हुआ है? बादल के लिए। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? कौन सा समास हो जाएगा? समास हो जाएगा आपका ये बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। और शब्द कौन से हो जाएंगे? दोनों शब्द हो जाएंगे आपके योगरूढ़। योगरूढ़ जो आपके ये दोनों शब्द जो वो ये हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जलद में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो स्वार्थी का जब संधि विच्छेद करेंगे हम तो स्व जमा अर्थी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अ आ गया, यहाँ से अ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। जब दो स्वर आपस में अपना रूप बड़ा कर लेते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है? आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो स्वार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? स्वार्थी में हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।